थोड़ी देर में हम आपको देंगे जैन साहब की एक बेहतरीन 10 की कमाई वाली पिक भी, लेकिन उसके पहले वक्त है स्वागत करने का दो हमारे खास मेहमानों का, विकास सेठी साहब और राजेश पालिया, बिगुल एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स का। स्वागत है आप दोनों का। गुड मॉर्निंग। राजेश जी, करिए शुरुआत आप अपनी लॉन्ग टर्म पिक के साथ। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कौन सा मिड कैप स्टॉक है जो लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा जाए? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी। अनिल जी, आज जो स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड करना है वो स्टॉक है ABFRL, आदित्य बिरला फैशन रिटेल। ये स्टॉक में देखें तो स्टॉक में एक काफी बड़ा कंसोलिडेशन स्टॉक में अगर हम देखें डेली वीकली चार्ट पे देखने को मिला है और स्टॉक ऑलमोस्ट ऑन ए वर्ज ऑफ गिविंग अ ब्रेकआउट ऑफ 50 डे 100 डे मूविंग एवरेज के जस्ट पेनिट्रेट करने के लिए स्टॉक वहीं पे प्लेस्ड है। और जिस तरीके का इसका सेटअप है और जो एक्यूमुलेशन पिछले कुछ दिनों में देखा है हमने, एक नैरो रेंज में इसमें कंसोलिडेशन हुआ और काफी अच्छा डिलीवरी एक्शन पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला है। हमें लग रहा है ये स्टॉक अब बॉटम फॉर्मेशन इसमें ऑलरेडी हो चुका है। मुझे लगता है अब यहां से प्राइस एक्शन इसमें आते हुए दिखना चाहिए, तो ये स्टॉक को हम बाय करेंगे। 130 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 130 से 124 ये एक रेंज रहेगी जिसमें बाय कर सकते हैं। ये स्टॉक को 115 का स्टॉप लॉस रखें और इसमें हमें जो टारगेट लगते हैं 155 से 160 तक के टारगेट, इसमें अगर लॉन्ग टर्म इसको होल्ड रखेंगे तो ये स्टॉक हमें यहां से काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है और 155 से 160 तक के टारगेट इसमें आते हुए दिखना चाहिए। 155 160 तक के टारगेट के लिए करें खरीदारी, ये है राय आपके लिए एबी फैशन, पहला स्टॉक राजेश जी की तरफ से खरीदारी करने के लिए आज से लॉन्ग टर्म के तौर पर। सेठी साहब के स्टॉक्स अब लेते हैं। सेठी साहब के वैसे तो लॉन्ग टर्म स्टॉक भी शॉर्ट टर्म हो जाते हैं और शॉर्ट टर्म तो सर्किट ही लगा देते हैं। आइए सेठी साहब, गुड मॉर्निंग। बताएं सर आपका लॉन्ग टर्म स्टॉक, और अगर कोई अपडेट भी देना चाहे तो मैं राजेश जी पूछना भूल गया, राजेश जी से भी वापस पूछूंगा उनका भी कोई अगर वो अपडेट देना चाहते हो आप अपना तैयार रखें। और सेठी साहब बताइए आप अपना लॉन्ग टर्म स्टॉक। गुड मॉर्निंग अनिल जी। एक तो जहां तक अपडेट का सवाल है, फ्राइडे के सत्र में जब बाजार में मार्केट मची हुई थी तो मैंने जाते जाते एक स्टॉक शॉर्ट टर्म के रूप में दिया था, पॉलीकैब 870 के लेवल पे रेकमेंड किया था। अभी 894-95 है, ऊपर में शायद 905-10 का लेवल भी आज दिखा है, तो अच्छा कर रहा है। मुझे लगता है इस स्टॉक में 915 के जो मेरे टारगेट है वो आज अचीव होने चाहिए। और जहां तक लंबी अवधि के लिए एक इन्वेस्टमेंट स्टॉक का सवाल है तो मैंने आज पिक किया है केमिकल सेक्टर से एक कंपनी, बहुत ही शानदार कंपनी है, पहले भी कई बार चैनल पे डिस्कस कर चुका हूं। स्टॉक का नाम है विनती ऑर्गेनिक्स। एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी है, ये फुल्ली इंटीग्रेटेड केमिकल कंपनी है, वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज है भारत की, निश सेगमेंट में ऑपरेट करती है, मार्जिन बहुत ही अच्छे हैं और ये अगर इसके आप फंडामेंटल्स देखें तो बहुत ही सॉलिड है। रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 27%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अराउंड 37%, और अगर पिछले 5 साल का प्रॉफिट का ग्रोथ देखेंगे तो अराउंड 20% की कैगर से प्रॉफिट्स ने ग्रोथ दर्ज करी है। ये स्टॉक हाल ही के दिनों में जो बाकी कंपैरेबल स्टॉक्स है जैसे आरती इंडस्ट्रीज या नवीन फ्लोरिंग, उनको अंडर परफॉर्म किया, बट मुझे लगता है बिल्कुल चलने के लिए तैयार है और आने वाले 9 से 12 महीने में इस पे मेरा टारगेट रहेगा 1250 रुपए। ओके, तो ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय। 1250 रुपए के टारगेट के लिए 9 से 12 महीने के लिए करें खरीदारी। विनती ऑर्गेनिक्स ये है आपके लिए एक बेहतरीन स्टॉक जो यहां पर सेठी साहब आपको रिकमेंड कर रहे हैं। आइए 10 की कमाई की तरफ बढ़ते हैं। जैन साहब से लेने हैं एक बेहतरीन स्टॉक, जैन साहब के लिए 10 की कमाई का बिगुल। ओके, जैन साहब से हम फिर से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका कनेक्शन थोड़ा सा लूज हुआ है। इस बीच संदीप जैन नहीं तो संदीप ग्रोवर ही सही, तो संदीप ग्रोवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जो बताएंगे आपको पेट्रोनेट एलएनजी के जो नतीजे आने वाले हैं उन नतीजों का अनुमान। संदीप बताइए। बिल्कुल सर, गुड मॉर्निंग। पेट्रोनेट के नंबर्स की जहां तक बात है, सिक्वेंशली तो नंबर्स कमजोर रहने का ही अनुमान है। अगर आप इनकी सेल्स देखेंगे तो उसमें करीब 30% के आसपास की आपको कमजोरी नजर आएगी। लॉकडाउन वाला क्वार्टर था तो ऑब्वियसली इनके जो वॉल्यूम्स है उसमें ड्रॉप देखने को मिलेगा। हमारा अनुमान है जो 219 यूनिट वाला वॉल्यूम था वो घटकर 182 पर आ जाएगा। दाइस टर्मिनल जो कि 100% से ज्यादा कैपेसिटी पे ट्रेड ऑपरेट करता था
कई क्वार्टर्स के बाद ऐसा होगा कि 100% के नीचे करीब 75% पे ऑपरेट करेगा। और दूसरी जो इनकी टर्मिनल है कोची, वहां पे करीब 15% के आसपास की ही कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की इस बार हम अनुमान करके चल रहे हैं। पिछला क्वार्टर अगर आप देखें, जो Q4 के नंबर से उन्होंने रिपोर्ट किए थे, तो एक एक्सेप्शनल आइटम तो नहीं, लेकिन हाँ इनके जो अदर एक्सपेंसेस है उसमें करीब 3.5 गुना के आसपास की बढ़त आई थी। जो 150 करोड़ वाला नंबर था वो बढ़कर करीब 405 करोड़ रुपए के आसपास आया था। तो उस लिहाज से बेस बहुत छोटा है, जिस वजह से आप देखेंगे इनका जो कामकाजी मुनाफा है उसमें करीब 18% और मार्जिन जो कि 8% तक आ गए थे, बहुत छोटा नंबर आ गया था, वो बढ़कर हो सकता है कि 14.5% के आसपास आ जाए। लेकिन जो एवरेज नंबर से रिपोर्ट करते हैं उससे अभी भी नीचे रहेगा। और मुनाफे की जहां तक बात है तो आपको रिपोर्टेड बेसिस पे जरूर 32% का जंप इस बार दिखेगा, लेकिन जैसे मैंने कहा एक अदर एक्सपेंसेस का बड़ा नंबर था, तो अगर आप एडजस्ट करके नंबर्स को देखेंगे तब भी आप देखेंगे मुनाफे में करीब 19% के आसपास का ड्रॉप इस बार देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस तरह से वॉल्यूम्स गिरे हैं उसका जो इंपैक्ट है वो सेल्स पे और उसके साथ साथ मुनाफे पे देखने को मिलेगा। एडजस्टेड आधार पे आपको नंबर्स को देखना होगा। केवल एक ही पॉजिटिव है नंबर्स में कि स्पॉट एलएनजी की कीमतें जिस तरह से गिरी हैं, इनका जो ट्रेडिंग बिजनेस होता है वहां पे जरूर इनको एक अपटिक नजर आएगा, जिस वजह से ओवरऑल इनके जो मार्जिन है उसको थोड़ा सा सपोर्ट आता हुआ दिखेगा। नेट नेट इनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कैसे इंप्रूव होती है और उसके साथ साथ जो स्पॉट एलएनजी की कीमतें हैं उसका जो इंपैक्ट पॉजिटिव साइड पे कब तक आता रहेगा ट्रेडिंग बिजनेस पे, ये दो ऐसी मेन चीजें हैं जिसके ऊपर एनालिस्ट खासतौर पर फोकस करेंगे। बिल्कुल, तो नजर रखेंगे पेट्रोनेट एलएनजी, इसके नतीजे आने वाले हैं। नतीजे से पहले थोड़ी सी कमजोरी दिखा रहा है स्टॉक पर, पिछले हफ्ते अच्छी गेंद रही थी। पर चलिए आपके लिए कुछ और सुपरहिट कॉल्स इस समय तैयार हैं। सबसे पहले बिगुल बजाते हैं जय के जैकपॉट का। बताएं जय। अंशु, जैसे मैंने मॉर्निंग में कहा कि निफ्टी आईटी पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। एक लाख के ऊपर की तरफ बाकी मार्केट का गेंद जा सकता है और अच्छी तेजी दिखा सकता है, तो दिखा भी रहा है। इन्फोसिस है, विप्रो है और एक स्टॉक जो मेरे ध्यान में है वो HCL टेक का मैं कहूँगा दीपांशु के 730 का कॉल ऑप्शन खरीद कर चल रहा है। ये बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट ये स्टॉक में हमें देखने मिल रहा है। फिर से ब्रेकआउट आया था इनफैक्ट लास्ट दो ट्रेडिंग सेशन के पहले, और ब्रेकआउट आने के बाद ये स्टॉक में रिवर्सल आया। तो मैं कहूंगा कि 14.5 के आसपास ये स्टॉक का कॉल ऑप्शन मिल रहा है। 14.5 के आसपास इसका कॉल ऑप्शन खरीदे, स्टॉक लॉस रहेगा 9.5 रुपए का, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। एंड पहला टारगेट इसका जो बनकर आ रहा है वो 21 का है, 21 के बाद दूसरा टारगेट बनकर आ रहा है 25.50 का। 21 और 25.50 ये दो टारगेट के लिए दीपांशु HCL टेक का 730 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। 9.5 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। इसमें एक फ्लैट पैटर्न आपको है कि एक साइडवेज चैनल पैटर्न जो है उसका ब्रेकआउट आया, रिटेस्ट हुआ और रिटेस्ट होने के बाद ये स्टॉक फिर से रिवर्सल हुआ है। तो मुझे तो लग रहा है कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन है ये स्टॉक में और यहाँ पे भी तेजी देखने मिल सकती है। HCL टेक यहाँ पर आपके लिए खरीदारी की राय है और कॉल्स के जरिए यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं। और इसके बारे में पिक ऑफ द डे में पिछले फ्राइडे को सचिन जी ने भी खरीदारी की राय दी थी, तो HCL टेक पर नजर रखिए। चलिए अब एक बिगुल बजाते हैं राकेश जी कुणाल जी बाय सेल चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। दिवांशु, हमारी खरीदारी की राय है एक्साइड इंडस्ट्रीज पर। इस स्टॉक में कुछ दिनों पहले ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट के बाद स्टॉक साइडवेज हुआ। साइडवेज होने के बाद अब 3-4 दिन की कंसोलिडेशन के बाद दोबारा से एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है, तो एक्साइड खरीदें। ओवर टू कुणाल जी। देखिए सारे कलपुर्जे जो गाड़ी के हैं दीपांशु, एक एक करके सब में तेजी बन रही है, बैटरी पीछे नहीं रहेगी। तो एक्साइड को मौजूदा स्तरों पर खरीद करके चले। कप विद हैंडल पैटर्न चार्ट पर बना है, ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। इन स्तरों पर बाय करके चले। 162 रुपए 75 पैसे 162.75 पर स्टॉप लॉस रखना है। पहला टारगेट 172 रुपए 50 पैसे का, दूसरा टारगेट 175 रुपए 60 पैसे का। तो 175.60 के टारगेट के लिए बाय करना है एक्साइड को इन स्तरों पर। ओके, एक्साइड यहां पर खरीदारी करके चलिए, ये है आपके लिए सलाह। अब समय है बिगुल का सुमित जी के लिए उनके सुपरहिट कॉल्स का। बताइए सुमित जी। दीपांशु, बाय साइड का स्टॉक रडार पे आया है। अभी थोड़ी देर पहले हमने अदानी गैस पे बाय कर दिया था और अब जो स्टॉक रडार पे आया है वो है अदानी पोर्ट। 355 रुपए 40 पैसे का भाव चल रहा है। अदानी पोर्ट के कल का हाई ब्रेक हुआ है। अदानी पोर्ट के 200 डे में लेवल तोड़ा है। अदानी पोर्ट का स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है।
अदानी पोर्ट में मार्केट खुलने के साथ वॉल्यूम भी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि अदानी पोर्ट यहाँ से ऊपर का वॉल्यूम दिखा सकता है, जिसके अंदर ऊपर में 365 रुपए से लेकर 375 रुपए तक का अपसाइड मूव 4 से 5 दिनों में अदानी पोर्ट के अंदर देखने को मिल सकता है। आज कल का हाई ब्रेक करके अभी जस्ट ऊपर निकल रहा है, तो अदानी पोर्ट यहाँ से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। इसके अंदर 365 से 375 के टारगेट होंगे, नीचे के अंदर 345 347 के आसपास का सपोर्ट है, तो ये स्टॉप-लॉस होगा। तो 345 का स्टॉप-लॉस लगा के 365 से 375 के टारगेट के लिए, और ये स्टॉक के अंदर ये पूरे सेक्टर के अंदर मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। और ये जो अदानी ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक एक स्टॉक करके तेजी के अंदर आ रहे हैं, तो ये स्टॉक यहाँ से एक अच्छा अच्छा मूव दिखा सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए अदानी पोर्ट में खरीदारी करने की राय सुमित जी की तरफ से। 365 375 के टारगेट के लिए करें खरीदारी अदानी पोर्ट में। 345 का स्टॉप लॉस लगाए। आइए फिर से लौटते हैं मिड कैप एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स की तरफ, और अगला कॉल है राजेश पालिया जी की तरफ से, और वो है पोजिशनल कॉल। राजेश जी बताएं सर। तो अनिल जी, पहले मैं अपडेट दे दूं, अपडेट बताना रह गया था। तो अभी तक एसपीएल मिड कैप में 24 स्टॉक्स रिकमेंड किए पिछले हफ्तों में, उसमें से 15 स्टॉक्स के टारगेट अचीव हो चुके हैं अभी तक। 4 स्टॉक्स के स्टॉप लॉस लगे और 5 स्टॉक्स ओपन कैटेगरी में अभी भी, जो कि अपने रेट के आसपास या उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो 15 स्टॉक्स के टारगेट अचीव हुए 24 स्टॉक्स में से। तो अब यहां से आज जो पोजिशनल कैटेगरी में जो स्टॉक रिकमेंड करेंगे मिड कैप कैटेगरी में, वो स्टॉक रहेगा जेएसडब्ल्यू एनर्जी। ये स्टॉक का अगर हम वीकली सेटअप देखें तो स्टॉक में एक बड़े कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया। लास्ट वीक में काफी अच्छा बाइंग एक्शन देखने को मिला, एक बड़ी बुलिश कैंडल देखने को मिली लास्ट वीक में। और अगर हम डेली सेटअप भी देखें तो स्टॉक अपने सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर अब सस्टेन कर रहा है। तो जिस तरीके का जेएसडब्ल्यू एनर्जी का सेटअप है, हमें लगता है ये स्टॉक में अब यहां से पोजिशनल बेसिस पर अगर बाय करते हैं तो 56 से 53 रुपए एक रेंज है जिसमें इसको बाय करना है। 50 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। हमें लगता है इसमें 70 रुपए तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। स्टॉक का अगर हम सेटअप देखें तो अगर इसको थोड़ा और भी लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम के लिए होल्ड करें तो मुझे लगता है कि 80 रुपए तक के भी टारगेट इसमें एक्सटेंड होते हुए दिखना चाहिए। बट पोजिशनल कैटेगरी के हिसाब से मुझे लगता है कि इसमें 70 रुपए तक के टारगेट 1 से 2 महीने के पीरियड में अगर होल्ड करते तो इसमें आते हुए दिखना चाहिए। तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी बाय करने की सलाह रहेगी पोजिशनल कैटेगरी में। ओके, जेएसडब्ल्यू एनर्जी ये है आपके लिए एक पोजिशनल स्टॉक जहां पर करनी है आपको खरीदारी। आइए अगला स्टॉक लें, उससे पहले वागले साहब की तरफ से है एक कॉल, और वागले साहब को देना है वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। अनिल जी, हीरो मोटोकॉर्प ने एक बड़ा वाला ब्रेकआउट दिया है। अभी करंट भाव है 2902 2903, यहां से लेकर एक 10 रुपए की बाइंग रेंज होगी। 2890 तक ये नीचे आता है तो बाय करना होगा। मुझे लगता है ये 3000 के आसपास जाना चाहिए। मुझे लगता है यहां से कम एक 80 से 100 रुपए की मूव आनी चाहिए। और मैं आज और कल की बात करूंगा, शायद इसमें से 2960 तक वगैरह आज ही आ सकता है। ओके, ठीक है, तो ये है आपके लिए। तो स्टॉप लॉस क्या रहेगा वागले साहब? अनिल जी, स्टॉप लॉस रहेगा 2857 का। ओके, 2857 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने की राय। 3000 रुपए तक के टारगेट के लिए हीरो मोटोकॉर्प में तेजी करने का इरादा रखते हैं वागले साहब। आइए अब सेठी साहब से लेते हैं उनका स्टॉक एसपीएल मिड कैप्स में पोजिशनल तौर पे कौन सा स्टॉक है सेठी साहब को पसंद। सेठी साहब बताइए। बिल्कुल अनिल जी, पोजिशनल तौर पे मैं आज रिकमेंड करने जा रहा हूं एक फाइनेंशियल सर्विसेज यानी मेजर स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज। एक बहुत ही शानदार कंपनी है, और ये जो लॉकडाउन का जो पीरियड था उस दौरान जो ब्रोकिंग का बिजनेस है वो काफी अच्छा किया है, जो कि इनके जून क्वार्टर के जो नतीजे हैं उसमें देखने को भी मिला है। शानदार नतीजे कंपनी ने पेश किए हैं जून क्वार्टर में, और अगर आप इनके बाकी फंडामेंटल्स देखेंगे वो भी बहुत ही शानदार है। और शेयर होल्डिंग देखेंगे तो प्रोमोटर्स अराउंड 70% की शेयर होल्डिंग रखते हैं, और एफआईआई जीआईआई मिलकर 21% होल्डिंग इसमें मेंटेन करते हैं। बाजार के 2 दिग्गज मोतीलाल ओसवाल जी और रामदेव अग्रवाल जी इनके मैनेजमेंट मतलब एमडी और जॉइंट एमडी है। मुझे ये स्टॉक बहुत ही पसंद है। मुझे लगता है आने वाले 10 से 15 दिनों के अंदर वी कुड सी लेवल्स ऑफ 725 ऑन द स्टॉक। स्टॉप लॉस डालना है 650 रुपए। स्टॉप लॉस है 650 का। सिटी साहब एक बार टारगेट फिर से बता देंगे सर? 725 रुपए का टारगेट।
ओके, 725 का टारगेट, 650 का स्टॉप लॉस, पोजिशनल तौर पर खरीदारी करिए मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज पर। यह है आपके लिए राय सिटी साहब की तरफ से। पर आइए जैन साहब के पास चलते हैं और जान लेते हैं कि उनकी 10 की कमाई का आइडिया क्या है। जैन साहब बताइए सर, कौन सा स्टॉक रेकमेंड करना चाहेंगे? बिल्कुल एक बेहतरीन कंपनी है और ये स्टॉक मैंने 340 रुपए पे रेकमेंड किया था पहले, और उसके बाद ये ऑलरेडी 52 वीक हाइज 1071 का छू चुका है। और वो स्टॉक मैंने दिया था जब जुलाई में हम स्पेशल शोज के लिए जब सभा में आते हैं, बजट कैफे या नोट सभा में, तब मैंने ये स्टॉक दिया था और तब 340 के लगभग था और आज है करीब 600 650 की रेंज में ये स्टॉक। नाम है आयन एक्सचेंज लिमिटेड, एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी है। सबसे बढ़िया बात है जून क्वार्टर के रिजल्ट्स भी बहुत बेहतरीन आए हैं, क्योंकि जून क्वार्टर के रिजल्ट में इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि जो भी अगर पार्टी को खराब करने वाली चीज होती है वो जून क्वार्टर है, बट इस कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ा। स्वच्छ भारत का बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है, वाटर ट्रीटमेंट में, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, वाटर डिसैलिनेशन। इनफैक्ट एक दूसरी कंपनी भी है इस सेगमेंट में, बट उस पर मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता जितना इस पे आता। बहुत ही क्वालिटी कंपनी है, 3 सेगमेंट्स में है, 3 तरीके से रेवेन्यूज आती है कंपनी की, इंजीनियरिंग, केमिकल्स और कंज्यूमर। इंजीनियरिंग से करीब 56%, केमिकल से करीब 35% और 9% कंज्यूमर से। कंज्यूमर में जीरो बी का नाम सबने सुना होगा, जीरो बी ब्रांड। तो ये कंपनी देखिए भारत में अगर म्यूनिसिपल के कई काम होते हैं वो करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड काम करती है। फिर दूसरी तरफ आप अगर फैक्ट्रीज की बात करें तो कंपनीज में जो भी वाटर ट्रीटमेंट होता है उसके प्लांट्स ये कंपनी लगाती है। अगर आपने टाटा स्टील जाओ या एनटीपीसी जाओ, भेल जाओ, सब में इनके प्लांट्स लगे हुए हैं। और कंज्यूमर में हमने वाटर केयर देखते ही हैं, जीरो बी या आरओ सिस्टम्स वगैरह सब ये लगाते हैं। 6 फैक्ट्रीज है, करीब 10 के पी मल्टीपल पे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करीब 33 के लगभग, हाईएस्ट एवर, रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 28। पिछले 5 साल के अगर प्रॉफिट की कैगर देखें तो 57% है, और 3 साल की प्रॉफिट सेल्स की कैगर देखें तो 14% है, और अगेन प्रॉफिट की 43%। स्टॉक प्राइस पिछले 3 साल में कोई बहुत बड़ा परफॉर्मर नहीं रहा है, 2 मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए, वापस से लॉकडाउन के दौरान ये नीचे आया। तो सबसे बढ़िया बात यही लगती है कि 500 रुपया पैनिक बॉटम बनाया था, उसके बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है। बिल्कुल इस स्टॉक को लेना चाहिए। मैं इस स्टॉक में ये कह सकता हूं कि बढ़ चढ़ के इस स्टॉक में ले सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक आज बोलने पे भी नहीं चल रहा है, तो मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। आज अब लोगों को मौका मिलेगा और इस स्टॉक में बिल्कुल डरे नहीं, बिल्कुल ये मैं जल्दी से इस तरीके से बात नहीं करता, बट इस स्टॉक में मेरे को बहुत कन्विक्शन आता है। क्योंकि एक तो सबसे पुरानी बात यह है कि 1964 से कंपनी कार्यरत है और यूके की एक कंपनी की सब्सिडियरी के रूप में यह कंपनी आई थी। फिर उसके बाद प्रोमोटर होल्डिंग इंडियन हो गई, रेसिडेंट इंडियंस ने लिया, तो अब इंडियन बेस्ड कंपनी हो गई है। डीआईआई की करीब 5.62 की स्टेक है, एफआईआई की करीब 1.79। तो आज तो अनिल जी सारी ताकत लगा दी, फिर भी ये स्टॉक चल नहीं रहा है, इसलिए मैं बहुत खुश हूं। ओके, चलिए बढ़िया है। तो स्टॉक यहां पर 715 पर 4% ऊपर है। आपको लग रहा है नहीं चला, लेकिन 4% ऊपर इस तरह के मार्केट में इसे चल रहा ही माना जाता है। लेकिन ठीक है, स्टॉक का फंडामेंटल्स के दम पर जब समझ में आए लोगों को चले तो वो ज्यादा बेहतर है। आइए अब लेते हैं एसपीएल मिड कैप कैटेगरी में शॉर्ट टर्म स्टॉक। पालविया साहब बताइए आपकी पिक शॉर्ट टर्म के तौर पर। जी अनिल जी, तो अनिल जी शॉर्ट टर्म कैटेगरी में जो स्टॉक बाय करना है वो है फिनिक्स लिमिटेड। ये स्टॉक में देखें तो पिछले दिनों में हमने एक रैली देखी थी, स्टॉक 700 के आसपास तक गया था और वहां से करेक्टिव एक्शन देखी। उसके बाद अगर हम वीकली सेटअप देखें तो स्टॉक में अगर हम थोड़ी कम टाइम फ्रेम देखें, लास्ट 2-3 महीने का अगर सेटअप देखें तो उसमें पोलन फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट ऑलरेडी वीकली चार्ट पे हो चुका है और उसके ऊपर अब ये सस्टेन कर रहा है पिछले 3 वीक से। और जिस तरीके का एक्यूमुलेशन स्टॉक में पिछले 7-8 वीक में जो देखने को मिला, ये लगता है कि स्टॉक वापस इसके प्रीवियस स्विंग हाई की तरफ मूव होना चाहिए, जो कि इसका 700 के आसपास है। तो हमें लगता है ये स्टॉक को यहां से करंट लेवल से बाय करना चाहिए। 700-710 के टारगेट हम इसमें सजेस्ट कर रहे हैं। करंटली अभी 646 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो 646-635 ये एक रेंज में बाय एक्यूमुलेट करें। 620 के आसपास इसका स्टॉप लॉस रख ले और 700 और 710 तक के टारगेट हमें लगता है कि इसमें शॉर्ट टर्म अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो देखने को मिलेंगे। और सेटअप जो दर्शाता है, मुझे लगता है कि अगले 1 या 2 वीक में ये टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। तो फिनिक्स लिमिटेड होगा शॉर्ट टर्म कैटेगरी में बाय करने के लिए। ओके, ये है आपके लिए खरीदारी की राय। और हमने देखा भी कि फ्राइडे को इस स्टॉक में शानदार तेजी थी, आज भी अच्छी फॉलो ऑन बाइंग दिखा रहा है। पर चलिए एक बिगुल बजाते हैं सुमित जी के लिए, उनके एक और सुपरहिट पिक के लिए।
बताइए सुमन जी। दीपांशु, ऑटो स्टॉक के अंदर एक एक करके बाय साइड का मोमेंटम बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे बजाज ऑटो के अंदर ब्रेकआउट है, 3070 3075 का भाव चल रहा है। लास्ट 5 दिन के हाई ब्रेक किए हैं। ये स्टॉक पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। बजाज ऑटो के अंदर मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी, जिसमें 3200 का होगा पहला टारगेट, और 3200 के लेवल भी इस बारे में टूटते थे, क्योंकि जिस तरह से एक एक करके ऑटो सेक्टर के स्टॉक के अंदर तेजी देखने को मिल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले वांगले साहब ने हीरो मोटो कॉप दिया, अब बजाज ऑटो रडार पे आया है, तो 3200 से लेकर 3250 के टारगेट के लिए बजाज ऑटो के अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे के अंदर स्टॉक का जो सपोर्ट है 2970 2980 के आसपास है, यानी 3000 के नीचे का सपोर्ट लगा के स्टॉक के अंदर खरीदारी करें। जिन्होंने सुबह से मार्केट खुलने के बाद लॉन्ग पोजीशन बनाया वो होल्ड करें। एक हफ्ते का लेवल हाई ब्रेक कर रहा है, 3150 3200 इसके नीचे टारगेट है, और 3200 का लेवल भी स्टॉक के अंदर ब्रेक होना चाहिए, तो खरीदारी करके चलने का सलाह मिलेगा। बजाज ऑटो में खरीदारी करने की राय सुमित जी की तरफ से। एक स्टॉक और आपके पास बाकी है और वो है शॉर्ट टर्म पिक के तौर पर देने वाले हैं आपको एसपीएल मिड कैप स्टॉक में इस वक्त सेठी साहब। आइए सेठी साहब से लेते हैं उनका पसंद का शेयर। सेठी साहब बताइए, शॉर्ट टर्म में कौन सा स्टॉक पसंद है मिड कैप कैटेगरी में? बिल्कुल अनिल जी, जो शॉर्ट टर्म में स्टॉक रेकमेंड करने जा रहा हूँ, स्टॉक का नाम है अभी 235 रुपया। स्टॉक का नाम है CESC वेंचर्स। ये कंपनी एक आरपी संजीव गोयनका ग्रुप की कंपनी है। इस कंपनी में जो सबसे बड़ा ट्रिगर है वो ये कि आजकल के दिनों में जो ये लॉकडाउन का पीरियड था उस दौरान फर्स्ट सोर्स लिमिटेड FSL में एक शानदार तेजी बनी है, 35 रुपए से 55 रुपए तक के भाव आ गए। ये जो कंपनी है वो FSL में 54% हिस्सेदारी मेंटेन करती है, जिसकी वैल्यू आती है 2000 करोड़ रुपए की, और कंपनी की खुद की मार्केट कैप आज के दिन में सिर्फ 600 करोड़ है। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा ये कंपनी कलकत्ता में एक क्वेस्ट मॉल है उसको ओन करती है, फिर एक बोलोपीडिया करके एक इनकी सब्सिडियरी है जो कि 11 रेस्टोरेंट्स चलाती है कलकत्ता, दिल्ली, NCR में। रेस्टोरेंट्स के नाम है वेफल वाला, फिर द शेफ्स बाउल। फिर ये FMCG में भी है, इनका एक ब्रांड है 2YUM करके, वो ब्रांड को विराट कोहली इंडोर्स करते हैं। मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत ही अंडर वैल्यूड है। आपके DIS और FIS मिलकर करीबन 33% हिस्सेदारी मेंटेन करते हैं, प्रोमोटर्स के पास 50% हिस्सेदारी है। इस स्टॉक पे मेरा बहुत ही शॉर्ट टर्म में 250 रुपए का टारगेट रहेगा, 225 का स्टॉप लॉस डालना है। अच्छा सेठी साहब, ये तो समझ में आता है कि भाई इनके ब्रांड एम्बेसडर कोहली साहब है, इनके प्रोडक्ट भी आपको ध्यान में रह जाए वो भी ठीक है। कलकत्ता में कितने इनके रेस्टोरेंट है, उन रेस्टोरेंट के नाम भी आपको याद है? खाने पीने का इतना गजब शौक है आपको? नहीं जी, खाने पीने का तो शौक है, लेकिन इनके रेस्टोरेंट जो है वो मैं गया नहीं हूँ। मैंने तो जस्ट ये आपके चैनल पे बोलने के पहले जो कंपनी की स्टडी करी है उसमें से आया कि इनके 11 रेस्टोरेंट है, कलकत्ता में है, दिल्ली में है, और उस लिहाज से मुझे पता है कि इनके 11 रेस्टोरेंट के चेन भी है। अच्छा, और उस 2YUM के बारे में क्या विचार है जिसके कोहली साहब ब्रांड एम्बेसडर है? नहीं, वो भी एक अच्छा प्रोडक्ट है, स्नैक्स बनाती है, जैसे चिप्स होते हैं, फिर आपके भुजिया वगैरह वो सब बनाती है। अच्छा ब्रांड है, ईस्टर्न इंडिया में काफी पॉपुलर है। मुझे लगता है वो भी एक बहुत ही जबरदस्त ब्रांड है जो कि इसकी वैल्यू में दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऑल इन ऑल एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है और मुझे लगता है बहुत ही शॉर्ट टर्म में अच्छी तेजी होगी, और बाकी मीडियम से लंबी अवधि में भी वैल्यूएशन के लिहाज से अच्छा लगता है और अच्छा एक रिटर्न इन्वेस्टर को बनना चाहिए उसमें भी। बिल्कुल, मुझे ध्यान में है कि ये वरिंदर बंसल जो PMS चलाते हैं उनके पोर्टफोलियो में भी है। सुनील सिंघानिया साहब ने जो फंड शुरू किया उनके पोर्टफोलियो में भी है। बाजार के काफी दिग्गज इस स्टॉक को लेकर बैठे हैं, तो ये इंटरेस्टिंग स्टॉक है और इसमें वैल्यूएशन भी आकर्षक है। सबसे बढ़िया बात ये तो ये एक बढ़िया पिक है सेठी साहब की तरफ से CESC वेंचर्स। और जहां तक मुझे याद है सुमित जी ने भी इसे सैटेलाइट के तौर पर इस्तेमाल किया हुआ है। तो सुमित जी जरा इसके आप चार्ट देखकर बताइए इसके लिए क्या टारगेट रखने? देखिए स्टॉक के अंदर अभी मोमेंटम देखने को मिल रहा है। स्टॉक के अंदर जैसे ही बात करना स्टार्ट हुआ है तो बाय का ट्रिगर इसके अंदर बाय का कॉल ट्रिगर हुआ है। 200 DMA लेवल स्टॉक ब्रेक कर रहा है। स्टॉक के अंदर यहां से आप मान के चले 10 से 15 रुपए का इमीडिएट टारगेट देखने को मिल सकता है, और अगर वो लेवल्स ब्रेक होते हैं तो फिर और भी ऊपर की तेजी देखने को मिलेगी। तो स्टॉक के अंदर खरीदारी करके चला जा सकता है। 15 रुपए अपसाइड यहां से और देखने को मिल सकता है। ओके, नजर रखिए इस स्टॉक पर। सेठी साहब की तरफ से भी आप शॉर्ट टर्म में इस पर ट्रेड दे रहे हैं, टेक्निकली भी अच्छी तेजी आपको ये दिखा सकता है। CESC वेंचर्स है स्टॉक का नाम। अब एक बिगुल बजाते हैं राकेश जी कुणाल जी के लिए चार्ट कॉर्नर का।
बताएं सर। दीपांशु, खरीदारी की राय है मदरसन सुमी पर खरीदारी की राय है। इस पर पहले भी हमने खरीदारी की राय दी थी और आज एक फ्रेश पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से ऑटो स्टॉक चल रहे हैं, मदरसन सुमी भी इसी ऑटो इंसुलरी स्पेस का स्टॉक है और ये अच्छा खासा मोमेंटम इंट्राडे में दिखाने का दमखम रखता है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, एक बहुत ही बड़ा वॉल्यूम एडिशन हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है और जिस तरह का ब्रेकआउट आज के ट्रेड में आता हुआ दिख रहा है, मदरसन अब 135 रुपए के लेवल्स की ओर बढ़ रहा है। इन स्तरों पर बाय करके चलें। 120 रुपए 50 पैसे पर 120.5 पर स्टॉप लॉस रख लें। पहला टारगेट 130 रुपए का, दूसरा टारगेट 133.50 का होगा, तो 133.5 के टारगेट के लिए मदरसन में हमारी खरीदारी करें। बिल्कुल, और ऑटो स्टॉक्स में आप बढ़िया एक्शन भी देख रहे हैं। ऑटो एंसिलरीज भी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और सिलेक्ट ऑटो स्टॉक्स में भी तेजी है। ऑलरेडी आपके पास दोनों टू व्हीलर स्टॉक्स के कॉल्स आ चुके हैं। पर एक स्टॉक और जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए वो है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। लगातार सरकार की तरफ से भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट देने के कदम उठाए जा रहे हैं और उसका फायदा आप डिक्सन टेक्नोलॉजीज को होते हुए देख रहे हैं। क्या है अगला ट्रिगर कंपनी के लिए? कुछ फ्रेश खबरें भी हैं, वहां पर फोकस करते हैं आशीष के साथ। बताइए आशीष, क्या रिसर्च लेकर आए हैं आप डिक्सन टेक्नोलॉजीज के लिए? दीपांशु, ऐसी खबरें आ रही कि सैमसंग जो है भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग और बढ़ा सकते हैं। ऑलरेडी भारत में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, लेकिन सैमसंग की जो मेजॉरिटी मैन्युफैक्चरिंग होती है वो वियतनाम में होती है और वियतनाम जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक है। करीब 90% जो मोबाइल फोन्स ग्लोबली प्रोड्यूस होते हैं वो चाइना में होते हैं, बाकी के 10% वियतनाम में होते हैं। तो ये जो वियतनाम में जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, अब सैमसंग प्लान कर रहा है कि इसे भारत में शिफ्ट किया जाए और ये दावा कर रहे हैं कि करीब 3 लाख करोड़ के डिवाइस भारत में मैन्युफैक्चर करेंगे, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट होते नजर आएंगे। क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में भी अगर आप देखें तो सैमसंग का ऑलमोस्ट 16% मार्केट शेयर है, ग्लोबली भी ऑलमोस्ट 20% के आसपास है। और इन यहाँ से जो मैन्युफैक्चरिंग होगा उसका एक्सपोर्ट में इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि भारत के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव माना जाएगा। और हम लगातार देख भी रहे हैं, दीपांशु आप बता भी रहे थे कि भारत सरकार का लगातार फोकस बना हुआ है। भारत सरकार की योजना है कि अगले 5 साल में जो है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाकर 6 गुना कर दिया जाएगा। करीब 30 लाख करोड़ के डिवाइसेस मैन्युफैक्चर किए जाएंगे और इससे जो एक्सपोर्ट्स है उसमें भी काफी ज्यादा बढ़त नजर आती हुई दिखेगी। देखिए, लिस्टेड स्पेस में अगर आप देखें दीपांशु, तो केवल एक डिक्सन टेक्नोलॉजीज ही एक ऐसा स्टॉक है जो पूरी तरीके से डाइवर्सिफाइड है। ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, टीवी सेट्स बनाते हैं, सेट टॉप बॉक्सेस बना रहे हैं और लिस्टेड स्पेस में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग वाली केवल इकलौती कंपनी है जो कि शाओमी के लिए और सैमसंग के लिए पहले से मोबाइल फोन्स बनाती है। ऐसे में अगर सैमसंग और यहां पर प्रोडक्शन बढ़ाता है तो इसका सीधा बेनिफिट जो है आपको डिक्सन टेक में देखने को मिलेगा। लेकिन निवेशकों को थोड़ा सतर्क भी होना चाहिए, क्योंकि स्टॉक अगर आप देखें तो पिछले 1 साल में काफी ज्यादा चल चुका है। ऑलमोस्ट 243% का रिटर्न दिया इसने पिछले 1 साल के अंदर और जिस तरीके की वैल्यूएशन के हिसाब से ट्रेड कर रहा है वहां पर भी कॉशियस होने की जरूरत है, क्योंकि ट्रेलिंग पी के हिसाब से देखें तो ऑलमोस्ट 93 टाइम्स पर है। बुक वैल्यू के हिसाब से करीब 17 टाइम्स पर ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप टू सेल्स के हिसाब से देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2.5 गुना टाइम्स पर है। यानी आगे के ग्रोथ के अवसर तो ज्यादा नजर आ रहे हैं, लेकिन वैल्यूएशन जो है मौजूदा भाव से थोड़े महंगे हैं। बिल्कुल, ग्रोथ के ट्रिगर्स हैं बट वैल्यूएशन के लिहाज से थोड़ा महंगा स्टॉक भी है। मुझे याद है पिछले हफ्ते पिक ऑफ द डे में सिद्धार्थ सिरानी साहब ने भी इस स्टॉक पर रिकमेंडेशन दी थी। शुक्रिया आशीष। जैन साहब, डिक्सन टेक्नोलॉजीज आपकी क्या राय रहेगी? लगातार पॉजिटिव ट्रिगर्स तो आ रहे हैं पर जैसा आशीष बता रहे थे महंगा स्टॉक है और ऑलरेडी बहुत अच्छे रिटर्न्स भी आ गए हैं मार्च के लो से। क्या राय है आपकी डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर सर? देखिए, मैं तो गलत पड़ा हूं इस स्टॉक में और इतना बड़ा मूव दे चुका है ये स्टॉक और मैंने कभी भी इस स्टॉक को रेकमेंड नहीं किया। और नीचे के लेवल्स पे जरूर से हुआ था बट टारगेट्स अचीव होने के बाद फिर छूने में डर लगता है। 93 के पी मल्टीपल का स्टॉक है, ठीक है, ग्रोथ वगैरह सब है, बट मुझे पास्ट के कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं कि इन टाइप की कंपनियों में जो टेक्नोलॉजी और ये जो प्रोडक्ट्स और वाइट गुड्स और इन सब की कंपनियों में कब क्या चीज चेंज हो जाए पता नहीं, कोई डिसरप्शन आ जाए, कोई दूसरी कंपनी इनसे बड़ी आ जाए, सो थोड़ा डर लगता है। और मुझे लगता है कि इन वैल्यूएशंस पे इन टाइप की कंपनीज नहीं चल सकती है। ठीक है, बढ़िया है, पैसा बना, सब कुछ है, नामचीने इन्वेस्टर्स, एफआईआईस, डीआईआईस पीछे लग जाए, लिक्विडिटी पीछे लग जाए तो स्टॉक चलते हैं। बट मेरी राय यही रहेगी कि प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। हम दूसरे स्टॉक में जाएंगे, हम सस्ते स्टॉक्स में जाएंगे, काफी सारी चीजें नीचे आई हुई है, बहुत मौके हैं मार्केट में, नीचे के स्टॉक्स लेंगे और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नए एंट्री के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं है। और किसी को अगर लेना है तो
बड़ा करेक्शन आने दीजिए मीनिंगफुल, उसके बाद देखेंगे। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि आईआरसीटीसी के बारे में भी ऐसे ही अपनी बातचीत हुई भी है, और 2000 के लेवल 1995 रुपए के अगर हाइस बनाया था, और उसके बाद आज भी देखिए उन्हीं लेवल्स पे चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत एक्सट्रीमली हाई वैल्यूएशंस वाली कंपनियां पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। कोई एफएमसीजी होती तो मुझे समझ में आता है, एचयूएल को मैं दे सकता हूं, जो नेगेटिव वर्किंग कैपिटल पे कोई कंपनी काम करती हो, तो वहां पे वैल्यूएशंस 70-80 के पी मल्टीपल्स रख सकते हैं, बट 100 के ऊपर की पी मल्टीपल्स में कंफर्टेबल नहीं हूं बिल्कुल। अच्छी कंपनियां, अच्छे ट्रिगर्स हैं, पर इन मल्टीपल्स पे या इस वैल्यूएशन पर नहीं खरीदारी करनी चाहिए। यह है जैन साहब की राय। पर आइए एक बिगुल बजाते हैं वागले साहब के लिए, वागले के बंडल का। माफ कीजिएगा वागले साहब, माफ कीजिएगा, पालिया साहब के लिए बीटीएसटी का। पालिया साहब बताइए, बीटीएसटी के लिए कौन सा स्टॉक रेकमेंड करेंगे? तो दीपांशु जी 2 स्टॉक रिकमेंड करेंगे, एक कैश सेगमेंट का और एक F&O सेगमेंट का। तो पहले मैं कैश सेगमेंट का स्टॉक बताता हूँ। कैश सेगमेंट में जो स्टॉक मुझे यहाँ से अट्रैक्टिव लग रहा है वो है सुंदरम फास्टनर। ये स्टॉक में अगर हम देखें तो स्टॉक आज के सेशन में जिस तरीके से बाइंग एक्शन देखने को मिला, और स्टॉक ऑन ए वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है डेली चार्ट पे, तो और जिस तरीके का एक्यूमुलेशन पिछले दिनों में देखने को मिला, हमें लगता है आज के सेशन में स्टॉक में 465 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। 451 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, इसको 446 के स्टॉप लॉस से बाय करेंगे, और इसका 465 आज के लिए इंट्राडे का टारगेट होगा। तो ये है पहला स्टॉक कैश सेगमेंट से बीटीएसटी में। जो दूसरा स्टॉक बाय करना है वो F&O से टाटा कंज्यूमर का है। टाटा कंज्यूमर में देखें तो एक कंसिस्टेंट बाइंग स्टॉक में देखने को मिल रही है, और अगर हम देखें पिछले दिनों में जिस तरीके से रैली के बाद स्टॉक अभी भी जिस तरीके से इसमें पोजीशन ऐड होते हुए दिख रही है स्टॉक में, हमें लगता है कि अभी भी इसको यहां से करंट लेवल से बाय करना चाहिए। 455, 460 तक के टारगेट हमें लगता है टाटा कंज्यूमर में देखने को मिलना चाहिए। आज के सेशन में 447 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो इसका स्टॉप लॉस जो रखेंगे हम 441 के आसपास रखेंगे। 455, 460 तक के टारगेट आज के लिए टाटा कंज्यूमर में होंगे। ओके, तो खरीदारी की राय है आपके लिए सुंदरम फास्टनर्स और टाटा कंज्यूमर, दोनों पर ही खरीदारी करिए। 465 टारगेट है आपका सुंदरम फास्टनर्स के लिए, टाटा कंज्यूमर 455, 460 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। ये है आपके लिए राय। 545 पालिया साहब, सॉरी रिवाइज करना पड़ेगा, 545 टारगेट ना, 555, 560 टारगेट टाटा कंज्यूमर। यस 555 और 560 के टारगेट होंगे टाटा कंज्यूमर में। बिल्कुल, तो टाटा कंज्यूमर और सुंदरम फास्टनर्स, ये हैं 2 स्टॉक्स जहां पर आपको खरीदारी करनी चाहिए इस समय। ये है पालविया साहब की तरफ से राय आपके लिए। आइए कुछ और स्टॉक्स जहां पर आपको फोकस करना चाहिए। अच्छा एक्शन बन रहा है। निफ्टी में भी देखिए निचले स्तरों से रिकवरी आई है, बैंक निफ्टी भी निचले स्तरों से रिकवर कर रहा है, हालांकि थोड़ी वीकनेस ज्यादा है बैंक निफ्टी में इस समय। निफ्टी अब 40 अंक ऊपर है, 11,200 के ऊपर होल्ड करने की इस समय कोशिश करता हुआ दिख रहा है। इमामी में फिर से आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है। सुमित जी, एक बार जरा इमामी के चार्ट देखकर बताइए क्या चल रहा है, क्योंकि काफी तेज मूवमेंट होते हैं। थोड़ा करेक्शन भी आया था, उसके बाद फिर से अच्छी तेजी आ रही है, और पिछले हफ्ते नतीजों के बाद बढ़िया एक्शन भी देखा है। आज 4-4.5% ऊपर है। कोई ट्रेड है इमामी में? ओके, सुमित जी के साथ थोड़ा इशू आ रहा है ऑडियो का। कुणाल जी, इमामी के चार्ट जरा आप देखकर बताइए क्या ट्रेंड बता रहा है इस समय? 4-5 सत्रों में दीपांशु बिल्कुल एक वर्टिकल खड़ी बढ़त स्टॉक में देखी है, और अब ये एक रेजिस्टेंस जोन के आसपास स्टॉक ट्रेड करने लगा है। जो रेजिस्टेंस चार्ट पर नजर आती है ये 345 रुपए से लेकर के 350 के दरमियान है। 341 का भाव ऑलरेडी हो गया है, और 240 रुपए से सीधी बढ़त देखने को मिली है। तो मेरी राय में अब देखिए नई खरीद नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट इन स्तरों पर एक बार प्रॉफिट बुक करें तो हर्ष नहीं होगा। मुझे लगता है एक बार ये स्टॉक 350 के आसपास कुछ समय के लिए रुक जाएगा। ओके, नजर रखिए जहां तक इमामी का सवाल है, पर मूव काफी स्ट्रांग आती हुई दिख रही है। बंसल जी, एक स्टॉक और थायरोकेयर आज हम देख रहे हैं। वैसे पूरे के पूरे जो हॉस्पिटैलिटी स्पेस हॉस्पिटल्स हैं और हेल्थ केयर स्टॉक्स हैं वहां पर तेजी बनती हुई दिख रही है। जैन साहब ने भी एक हॉस्पिटल स्टॉक का नाम लिया। थायरोकेयर 12-12.5% का उछाल है, क्या चल रहा है इस चार्ट में सर? दीपांशु, एक तो ये स्टॉक काफी समय बाद चला है, काफी अंडर परफॉर्मेंस के बाद स्टॉक बड़े चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट दे रहा है।
तो दीपांशु मेरी राय ये है, इस पे वॉच रखना चाहिए। 780 के ऊपर स्टॉक चल रहा है और अगर इस स्टॉक की क्लोजिंग आज डेज हाइस के अराउंड होती है, डेज हाइस के अराउंड स्टॉक क्लोजिंग देता है, तब ये स्टॉक एक परफेक्ट कैंडिडेट बनेगा खरीदारी करने का। और अगर डेज हाइस पर क्लोजिंग आती है तो खुले नीले आकाश में काफी समय बाद एक मच अवेटेड ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, तब इसको मिस नहीं करना चाहिए। और अगर ये ब्रेकआउट होता है तो एटलीस्ट 18 से 25% की अपसाइड के लिए इसको खरीदना चाहिए, 1.5 से 2 महीने का नजरिया बना के। बिल्कुल, और इस पूरे स्पेस में आप उछाल देख रहे हैं। थायरोकेयर में तो ऑफ कोर्स लीड कर रहा है इस समय डॉक्टर लाल पाथला भी इस समय 3% ऊपर है। नारायण हृदयालय ये स्टॉक भी आपको अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख रहा है। तो नजर रखिए इस स्पेस पर, आज के दिन में आप यहाँ पर बढ़िया एक्शन बनते हुए देख रहे हैं। तो फिलहाल एक्शन भरपूर है और कैश स्टॉक्स में ज्यादा एक्शन आते हुए दिख रहा है इस समय। बागी साहब, एक कैश स्टॉक आपके लिए भी, जिस तरह से आईटी स्टॉक्स में तेजी आ रही है, एक कैश मिड कैप आईटी स्टॉक जो काफी एक्टिव रहता है, साइंट, यहां पर भी अच्छा एक्शन है इस समय। 3-3.5% की तेजी साइंट भी दिखा रहा है। कोई ट्रेड है यहां पर? दीपांशु, पोजिशनली व्यू पॉजिटिव है, लेकिन इसमें मतलब शॉर्ट टर्म व्यू लेना मतलब नहीं बनता है। वीकली चार्ट्स इसके पॉजिटिव है। 383 के करंट भाव से मुझे लगता है ये 410 तक जाना चाहिए। ऑन द डाउन साइड आपका 360 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो एक 20 रुपए के रिस्क, 40 रुपए, 35 रुपए, 40 रुपए का रिवॉर्ड, 410 415 तक की मैं 1 से 2 या 3 हफ्ते तक की बात करूंगा। ओके, तो ये है आपके लिए साइंट पर राय वागले साहब की तरफ से। और आइए अब वक्त है न्यूज पर यूज सेगमेंट का, और आज बेहद बेहद इंटरेस्टिंग कंपनी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही है, वो है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। आइए बात करते हैं कंपनी के CMD आर माधवन साहब से। कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले मैं HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में आपको एक थोड़ा सा जानकारी दे दूं। ये सरकारी क्षेत्र की कंपनी जो डिफेंस के कारोबार में काफी मजबूती से 1940 से लगातार काम कर रही है। 17 स्वदेशी डिजाइन बना चुके हैं। अब तक कुल मिलाकर 31 तरह के, जी हाँ, 31 टाइप्स के ये अलग अलग एयरक्राफ्ट बना चुकी है। और जब भी डिफेंस का नाम आए और हिंदुस्तान की कंपनियां डिफेंस के सेक्टर में आगे बढ़े तो उसमें सबसे पहले और सबसे आगे नाम होता है HAL का। एयरक्राफ्ट से लेकर हेलीकॉप्टर से लेकर जेट इंजन से लेकर कोई ऐसा काम नहीं है, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो HAL के पास नहीं है और जो HAL ना करती हो। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स इनके पास में, पूरे देश भर में 20 प्रोडक्शन यूनिट है। तो शानदार कंपनी है, देश के गौरव वाली कंपनी है, जिस पर आज हम बातचीत करने जा रहे हैं। आइए स्वागत करते हैं कंपनी के CMD, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर आर माधवन साहब का। माधवन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आमतौर पर जो प्राइवेट सेक्टर कॉर्पोरेट्स वगैरह होते हैं उनके टॉप मैनेजमेंट को लोग बहुत अच्छे से जानते पहचानते हैं, लेकिन जो सरकारी कंपनियों का नेतृत्व करने वाले टॉप मैनेजमेंट होते हैं उनके बारे में लोग कम जानते। बता दूं आपको कि HAL में पिछले 38 साल से सेवाएं दे रहे हैं माधवन साहब, और 1 सितंबर 2018 से वो कंपनी के CMD हैं, और तब से लेकर कंपनी की परफॉर्मेंस बेहद जबरदस्त रही है। और IIT मद्रास से वो MTech कर चुके हैं। जबरदस्त अनुभव वो रखते हैं एरोस्पेस का और इस टेक्नोलॉजी का। तो माधवन साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस के लिए वक्त निकालने के लिए और हमारे लिए समय देने के लिए। आइए शुरुआत करते हैं। आपसे बहुत सारी बातें करनी है और कंपनी जिस तरह से कामकाज कर रही है, देश में जो कुछ हो रहा है, आपसे बात करने को बहुत कुछ है। सबसे पहले एक बड़े इंटरेस्टिंग ऑर्डर के साथ शुरुआत करता हूं। 106 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट, ये अभी भी ऐलान हुआ कि ये बड़ा ऑर्डर कंपनी को मिला है। ये किस तरह के एयरक्राफ्ट होते हैं और ये आप कब तक बनाने वाले हैं, कितना बड़ा ऑर्डर है, पहले इसके बारे में बताएं सर। बेसिक ट्रेनर एक ऐसा एयरक्राफ्ट होता है जो हर एयरफोर्स में चाहिए होता है, क्योंकि इसी से पहला ट्रेनिंग होता है पायलट का। इसलिए इसका एक नेसेसिटी है, और इसमें काफी कंपनियां ऐसे हैं वर्ल्ड वाइड जो इस बेसिक ट्रेनर बनाती हैं। तो अभी तक हम लोग ने पहले एक HPT 32 बनाया था, उसके बाद काफी दिन तक हम लोग इसमें कोई नया प्रोडक्ट आया नहीं था। तो ये पहला ऐसा एयरक्राफ्ट है जहां हम लोग ने अभी डिजाइन और डेवलप किया है, और इसका अभी सर्टिफिकेशन इज पेंडिंग।
अभी इट विल हैपन दिस ईयर इटसेल्फ, और इसी बेसिस में ऑर्डर प्लेस किया है कि सर्टिफिकेशन अभी हो जाएगा। ये अभी यूजर ट्रायल में ऑलरेडी क्लियर कर चुका है, एयरफोर्स ने उसको कर लिया है उसका यूजर ट्रायल, और वी होप दैट दिस प्रोग्राम विल गो फॉरवर्ड। एंड इसका काफी कुछ एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी है, तो वो भी हम लोग देख रहे हैं कि अभी हमारे जो नेबरिंग एंड फ्रेंडली कंट्रीज हैं इसमें उसका एक्सपोर्ट करें। माधवन साहब, एक और इंटरेस्टिंग आपने एयरक्राफ्ट बनाया जिसका नाम लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स है, जो लेह सेक्टर में, लेह लद्दाख उस सेक्टर में ऑपरेशंस करेंगे। ये किस तरह का हेलीकॉप्टर है, कब तक बनने को तैयार है या बन चुका है, इसमें कितने ऑर्डर्स आपकी कंपनी के पास में है, इसकी डिटेल्स दीजिए सर। LCH हमारे कारगिल वॉर के बाद तो लगा कि हाई एल्टीट्यूड और स्पेशली समर सीजन में, जहाँ एयर इज वेरी थिन एट दैट टाइम, most helicopters don't work in that situation. So we have designed this LCH to work in such conditions. तो ये ऐसा एक हेलीकॉप्टर जो भारत के लिए हमारे जो सीमा का रिक्वायरमेंट्स है उसको ध्यान में रखते हुए इसका डिजाइन किया था। ये ऑलरेडी इसका प्रूव हो चुका है, और इनफैक्ट 2 ऐसे हेलीकॉप्टर हम लोग ने दिया, अभी एयरफोर्स को दिया ट्रायल्स के लिए, जो अभी उड़ रहे हैं लेह और फॉरवर्ड सेक्टर्स में। इट्स परफॉर्मेंस इज गुड। इसका भी एक ऑर्डर पेंडिंग है 15 नंबर्स का, बोथ एयरफोर्स और आर्मी का मिला के, जो अभी इस साल में वी आर होपिंग टू गेट दैट ऑर्डर। और इसके ऑर्डर आने से पहले हमने इसका मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट कर लिया है, ताकि जिस दिन ऑर्डर आ जाएगा उसके 3 से 4 महीने के अंदर हम उसका डिलीवरी स्टार्ट कर देंगे। तो ये आपके लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग ऑर्डर हो सकता है। एक और इंटरेस्टिंग ऑर्डर जो आपको मिलने की तैयारी में, उस पर मैं राय लेना चाहता हूं, वो है 12 सुखोई, वो 30 MKI एयरक्राफ्ट। ये एयरक्राफ्ट कहां काम आते हैं और इन एयरक्राफ्ट से रिलेटेड क्या ऑर्डर्स कंपनी को मिलने जा रहे हैं सर, ये बताइए। सुखोई 30 एयरफोर्स का बैकबोन है फाइटर फ्लीट में। 270 के ऊपर उनके पास अभी ऑलरेडी उड़ रहे हैं ये एयरक्राफ्ट, और चूंकि इसका रिक्वायरमेंट फिर से आ गया था, तो 12 का एक फ्रेश ऑर्डर, बेसिकली बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स एट आवर फ्रंट्स, सो दे हैव गिवन a new order to us, and the order is yet to be placed, of course, but we will get that, and we will be doing it in a Nasik plant, which has already done all the previous aircrafts there. ये 12 में 2 या 3 सिस्टम ऐसे हैं जो नए हैं, जो पुराने में नहीं है, तो इसके लिए जरा सा डिले हो रहा है, क्योंकि वहां से रशियन सिस्टम से ये दोनों, और ये आ जाएगा तो हम लोग करीब 12 महीने के अंदर इसका प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। माधवन साहब, मैं वो आपकी जब तस्वीर देखा था, अभी बात करते तो एक पीछे आपके लेफ्ट हैंड साइड में एक मुझे फाइटर जेट दिख रहा है, क्या ये सुखोई है या कोई दूसरा फाइटर जेट है जो आपके पास में वहां पर आपने एक वो रखा हुआ है? तेजस है, LCA तेजस है, ओके, जो हिंदुस्तान में पूरा का पूरा हिंदुस्तान में बना हुआ तेजस, ये पहला हमारा एयरक्राफ्ट था। ये हमारे राष्ट्र का गौरव भी है, जो माधवन साहब के पास में आप देख सकते हैं तस्वीर, ये है तेजस। अच्छा सर, एक चीज और बताएं, अभी हाल ही में सरकार ने 101 ऐसे आइटम्स है जिन्हें इंपोर्ट से बैन किया है, जो डिफेंस से जुड़े हुए हैं। अब ये बताइए आपकी कंपनी को कितना इससे फायदा होगा, कितने ऑर्डर्स की आप उम्मीद करें, क्योंकि 5-7 साल में ये ऑर्डर 4 लाख करोड़ तक के हो सकते हैं। सबसे बड़ी कंपनी आपकी है इस एरोस्पेस में, तो ये बताइए सर कितने ऑर्डर्स की उम्मीद की जाए? ये पहला जो लिस्ट है ये 101 का, इसमें ज्यादातर ऐसे आइटम है जो ऑलरेडी हम लोगों ने डिजाइन कर लिए हैं, और इट्स रेडी फॉर इंडक्शन इनटू द आर्म्ड फोर्सेस। इससे सिर्फ HAL के लिए, यानी तो DPSU के लिए पैदा नहीं होता, इसमें काफी ऐसे इकोसिस्टम है, बहुत सारे MSMEs हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। इनफैक्ट सारे जो हमारे एयरक्राफ्ट आजकल बनते हैं, इसके मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी ज्यादातर हमारे MSMEs में और हमारे पार्टनर वेंडर्स के साथ होता है ये। सो दिस इज ए गुड थिंग फॉर ऑल इंडस्ट्रीज विच आर रिलेटेड टू डिफेंस प्रोडक्शन। तो ये तो बहुत अच्छा स्टेप है। इससे एक और ये फायदा ये हुआ कि सारे इंडस्ट्रीज को ये गारंटीड सोर्स ऑफ रेवेन्यू होगा,
इसमें ये रहेगा कि ये 101 आइटम ऐसे होंगे जो कभी बाहर से खरीदे नहीं जाएंगे, तो ये सारे हमेशा भारत में बनेंगे, भारत में निर्मित होंगे, तो इसका गारंटी रहता है। तो प्राइवेट सेक्टर के लिए to get as an entry into the defense supplies, this becomes a very solid foundation. ये 101 का लिस्ट है, इनिशियल है, इसमें कुछ खामियां भी हैं, कुछ स्पेसिफिक्स हैं जो जनरलाइज करने हैं, परंतु ये सेकेंड लिस्ट इस पे आएगा, इसके हर 6 महीने में हो सकता है कि इसका रिव्यू होगा, ये डायनामिक लिस्ट होगा और इसमें बढ़ते जाएंगे नए आइटम्स और कुछ पुराने आइटम्स निकाले भी जाएंगे। तो ये एक लिस्ट ऐसा रहेगा जिसके बेसिस में इंडियन इंडस्ट्री कैन डिसाइड on which places to put the capex in and which products they should enter. तो ये एक अच्छा ये है इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, एंड दिस शुड। एक चीज और बड़ा इंटरेस्टिंग बात जानना चाहता हूं जी, एक चीज और बड़ा इंटरेस्टिंग आपसे जानना चाहता हूं कि सरकार की 2 बड़ी योजनाएं हैं, 2 बड़े प्लान हैं, थॉट प्रोसेस, एक आत्मनिर्भर भारत को लेकर और दूसरा मेक इन इंडिया को लेकर। तो वाकई में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत और स्पेशली डिफेंस सेक्टर में कोई कंपनी बहुत पूरी तरह से जोर लगाकर कर रही तो आपकी कंपनी है। ये बताइए, इन दोनों ही तरीके से जो सरकार का फोकस है, इसमें कंपनी को कितना फायदा होने वाला, एक। और दूसरी बात जो एक इंटरेस्टिंग मैं जानना चाहता हूं, क्या भारत के अलावा विदेशों में भी कारोबार फैलाने की कंपनी की कोई योजना है? ये दोनों चीजें पर बताएं सर। ये आत्मनिर्भर भारत में तो ये बहुत अच्छा पहल है, ये 101 का लिस्ट बनाना, और इससे हमारे लिए बेसिकली जैसे आपने पहले देख लिया कि अभी 106 SCD-40 का भी ऑर्डर प्लेसमेंट में स्पीड आ गया है। इसी तरीके से हम ये चाहते हैं कि करते इसी के अंतर्गत LUH जो हमारा एक और हेलीकॉप्टर है, इस पे भी जल्दी से ऑर्डर प्लेसमेंट हो जाएगा। इसके अलावा जितना फिक्स विंग एयरक्राफ्ट है, तेजस मार्क 1A, मार्क 2, इस पे भी स्पीड आ जाएगा, इसका डेवलपमेंट एज वेल एज प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर्स। इससे जरूर फर्क पड़ेगा हमारे बॉटम लाइन पे एज वेल एज टॉप लाइन। तो दिस इज ए गुड स्टेप। सेकेंडली, ये जितने हमारे प्लेटफॉर्म है, अभी तक हम लोग ज्यादातर यही देखते रहे हैं कि HAL was supporting Indian Air Force basically and Indian Defence Forces. So in future, because all these platforms are our own design and developed products, इसको हम लोग एक्सपोर्ट में अभी डालने जा रहे हैं। इनफैक्ट पिछले साल से हमने इस पर काफी काम किया है। अब चूंकि any military purchases take some time for other countries also to evaluate and decide and to place orders. We expect these orders to start flowing probably from 2022 onwards. ओके अच्छा सर, एक चीज बताएं, जब आपकी कंपनी को इतने बड़े ऑर्डर मिलेंगे तो आपको कुछ छोटी छोटी कंपनियों की भी जरूरत पड़ेगी, तो क्या ये हिंदुस्तान के MSMEs को आप ऑर्डर देने वाले हैं या कोई विदेशी कंपनियों के साथ JV करने का इरादा है? कैसे आप आगे बढ़ेंगे इसमें? बेसिकली अभी भी हमारे साथ करीब 2500 ऐसे MSMEs जुड़े हुए हैं जिनको हम लोग हमारे ऑर्डर को हम लोग स्प्लिट करके उसको हम लोग डाउन द लाइन परचेस ऑर्डर्स आर प्लेस्ड ऑन दिस MSMEs। इससे बहुत कुछ फर्क पड़ेगा MSMEs के रेवेन्यूज पे, और ये सारे ऑर्डर बेसिकली करीब 30% से 40% इसका वैल्यू जो है MSMEs के पास जाता है। हम तो सिर्फ उसका इंटीग्रेशन करते हैं, टेस्टिंग करते हैं और उसका कस्टमर सपोर्ट देते हैं बेसिक, और डिजाइन ऑफकोर्स हमारा ही होता है। तो हम लोग इसको सारे चीज MSME से ही बनाते हैं, तो इससे MSMEs के ऊपर काफी लोड है तो उसमें आएगा। माधवन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी बिजनेस के लिए वक्त निकालने के लिए, और जिस तरह का बेहतरीन काम आप और आपकी कंपनी देश के लिए कर रही है, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से आप देश की सुरक्षा में जो कुछ भी बेहतरीन एयरक्राफ्ट बना रहे हैं उसमें और ज्यादा महारत हासिल करेंगे और भारत सही मायनों में डिफेंस के सेक्टर में आत्मनिर्भर बन पाए, उसमें आपकी कंपनी का कंट्रीब्यूशन आगे भी जरूरी होगा और उसे आप पूरा करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए। तो ये थे HAL के CMD आर माधवन साहब, कंपनी की योजनाओं पर बातचीत करते हुए। ढेर सारे ऑर्डर और अगले 4 से 5 साल इस कंपनी के लिए बेहद एक्साइटिंग और बेहद जबरदस्त रहने वाले हैं। आगे के लिए बिजनेस विजिबिलिटी बहुत
तगड़ी नजर आ रही है। आइए आगे बढ़ते, शो का समापन करने के पहले एक स्पेशल बिगुल की फरमाइश की है किरण जाधव साहब ने, फोन अ फ्रेंड करके लाइफलाइन यूज करना चाहते हैं, स्पेशल पिक का बिगुल। जी किरण जी बताएं सर, स्पेशल बिगुल कुछ खास? बिल्कुल है जी, बहुत खास है और इसका बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, इसलिए मैंने आपको रिक्वेस्ट की। मेरा मानना है कि आईटी काउंटर में बहुत ही शानदार ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और पिछले 10 दिनों का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट विप्रो में देखने को मिल रहा है। तो विप्रो में बाय करने की सलाह है। अभी 285, 85, 286 का रेट चल रहा है। 282 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा अनिल जी, और टारगेट के लिए 290 आज के लिए और कल तक के लिए 297। इसके दो रीजन है अनिल जी। एक तो ऊपर के लेवल्स में हमें 290 में बहुत अच्छी अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है, और जिस तरीके से आपके ओपन पोजिशन है, मेरा मानना है कि इधर से एक बहुत अच्छी मूव आपको देखने को मिल जानी चाहिए। और 300 के कॉल ऑप्शंस में उधर भी थोड़ी सी अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। तो कुल मिला के एक अच्छा रुझान देखने को मिलेगा। आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 282 पे रखना चाहिए। आज के लिए 290 का छोटा सा रेजिस्टेंस है, और ये निकल जाने के बाद 297 के टारगेट आपको जरूर देखने को मिल जानी चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए खरीदारी करने के लिए आए विप्रो का पुट कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की राय आपको दी थी जय ने भी। 285 रुपए वाला कॉल ऑप्शन उन्होंने कहा खरीदिए, और 286 पर ट्रेड कर रहा है। एक स्पेशल पिक के तौर पर विप्रो में खरीदारी करने की राय 290, 297 के टारगेट के लिए। आईटी शेयरों पर आज एक्शन भरपूर है, इन पर रखिएगा नजर। आइए आप सभी से विदा लेने का वक्त है। किरण जी का तो शुक्रिया है, कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, जय ठक्कर, शुभम, साथ ही हमारे साथ जैन साहब, राजेश पालिया जी, विकास सेठी साहब, सारे मेहमानों का हम सुमित जी, हम सबका शुक्रिया अदा करेंगे। और आप सब लोगों से निवेदन भी है कि हर रोज की तरह जब हम शो का समापन करते हैं तो आप सब लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े हो, देश के प्रति सम्मान के साथ हम करेंगे शो का समापन। जय हिंद।